हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज हम अर्थशास्त्र का जो दूसरा लेक्चर है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पर। और हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है आज राष्ट्रीय आय, और इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी और आगे के जो भी टॉपिक है। राष्ट्रीय आय वाला आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। तो एमपीपीएससी के हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए सटीक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बाकी की आगे की इकोनॉमी पढ़ने के लिए भी आपके इसको बिल्कुल जो बेसिक है वो समझना पड़ेंगे। एक बात और मैं आपको ख़ास तौर पर बता दूं कि ये जो लेक्चर है हो सकता है आपके लिए क्रिटिकल हो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाऊं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो इस लेक्चर को आप डबल बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जीडीपी, जीएनपी थोड़े समझने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत बेसिक है, अगर आपको समझ में आते हैं तो ये क्लियर हो जाएंगे। और ये जो हमारा लेक्चर रहेगा दो पार्ट के रूप में रहेगा। एक पार्ट आज हम कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना विधि की। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की कोई पर्टिकुलर एक निश्चित डेफिनेशन इसकी तो नहीं है ना, कि राष्ट्रीय आय क्या है इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है। इसको लगभग 4 अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणाएं, यानी कि जो राष्ट्रीय आय हैं उसे 4 अलग अलग रूपों में देखा जाता है। एक तो जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी और चौथा एनएनपी। आज का पूरा लेक्चर हमारे इसी के बेस पर होने वाला है, और आज हम इन चारों को ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 4 ही समझेंगे, लेकिन इसको हम तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से समझेंगे। और साथ में आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइएगा ताकि आपकी इकोनॉमी अच्छे से कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं कि जीडीपी क्या है। देखिए, जीडीपी आपने बहुत सी बार सुना होगा कि इस देश की जीडीपी इतनी है, इतनी वृद्धि दर हो रही है, वो आज हम सब जानेंगे। लेकिन इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है जीडीपी की, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी पहले हम यहाँ पर एक परिभाषा देख लेते हैं। यही सब कुछ है और यही इम्पोर्टेंट भी है। परिभाषा है कि देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से गई होगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एक एक कीवर्ड को पकड़कर चलेंगे और बड़े आराम से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो एक वित्तीय वर्ष ही लेते इकोनॉमी में, तो आपको पता होगा कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अब यहाँ पर कि घरेलू सीमा क्या है, ये अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, वस्तुओं सेवाओं का ही अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है। चलिए तो इसको हम एक एक करके समझेंगे, फिर ये डेफिनेशन और जीडीपी क्या होती है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात कि इसमें घरेलू सीमा का मतलब क्या है। देखिए, घरेलू सीमा से मतलब है भारत की राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा मतलब ये कि आप जो एक ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में भारत की जहाँ जहाँ भी जो पूरी ऐसी बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री में यहाँ से लगा कर यहाँ तक, इस सीमा के भीतर जो साल भर में उत्पादन किया जा रहा है, सिर्फ उसी की बात। मतलब पूरा भारत का जो मैप है, इसमें जितने भी राज्य हैं जहाँ पर जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो घरेलू सीमा से मतलब देश की राजनीतिक सीमा से। ठीक है, धीरे धीरे आगे कनेक्ट करेंगे। दूसरा है वस्तुएं। ठीक है, हमने वहाँ पढ़ा था कि वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो ये वस्तुएं क्या है। वस्तु मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, है ना, मोबाइल हो, चाहे हम आपकी गाड़ी की बात करें। ठीक है, मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु, आपके घर के बर्तन हो गई है, सारी वस्तुएं, ठीक है, जो निर्जीव हो वो किस में आ जाएगी, वस्तु में आ जाएगी। तीसरा कीवर्ड है यहाँ पर सेवाएं। अब ये सेवाएं क्या होती है। देखिए, सेवाओं में क्या होता है कि जैसे कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बैंक, परिवहन, इसको समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप, तो वहाँ पर जब डॉक्टर चेकिंग ही करता है तो लगभग आपसे 300 से 500 रुपये की फ़ीस ले लेता है। अब ये जो आपसे पैसा लिया जा रहा है, सिर्फ किस बात का लिया जा रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दी जा रही है, सेवा दी जा रही है। ठीक है, या वकील की बात करें, वकील भी केस लड़ता है लेकिन वो आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा है। ठीक है, चाहे आप उसकी 10,000 रुपये की फ़ीस दे रहे हैं उसे, तो 10,000 रुपये में कोई चीज़ लाकर आपके घर के सामने तो नहीं खड़ी कर रहा है। वो आपका केस लड़ा है, आपकी सेवा दी है। जैसे कि शिक्षक भी सेवा देता है, या बैंक में आप पैसा जमा करवाते तो वहाँ पर भी क्या मिलती है, आपको सेवा मिलती है। उस सेवा के वो चार्जेस भी लेते हैं। उसके अलावा परिवहन हो गया, आप किसी बस में बैठकर कहाँ पर यात्रा कर रहे हैं,
आप उस बस में चढ़े और सिर्फ उतरे, आपने परिवहन किया, उस बस की सेवा ली, उसके बदले में आपने 100 रुपये किराया दिया, तो ये जितने भी पैसे हो रहे हैं 100 रुपये, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेवा के पैसे हो रहे हैं, और वस्तुओं की हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये सेवा वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक हमारी लाइन और बच रही थी अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है। यहाँ तक समझ में ना आए तो चिंता मत कीजिए, पहले इन कीवर्ड को समझ लेते हैं, जब सबको मैं इकट्ठा करूँगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो घरेलू सीमा आपको समझ में आ गई, भारत की राजनीतिक सीमा से। उसके बाद में वस्तुओं से मतलब कोई सी निर्जीव वस्तु, आपकी कार हो गई, आपकी गाड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, कुर्सी, चेयर, बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सारी वस्तुएं। और सेवाएं भी आपको समझ में आ गई, वो जहाँ पर कोई चीज़ ली दी नहीं दी जाती, सिर्फ किसी के बौद्धिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी बात ये आती है, ये अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है। हमने वहाँ पढ़ा था कि किसी वित्त वर्ष के, ठीक, किसी एक वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को। अब ये वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लेते किसी किसान ने अपने खेत में गेहूँ उगाए और वह किसान क्या कर रहा है, 50 किलो गेहूँ किसी को बेच देता है, कितने रुपए में, 1000 रुपये में, ठीक है। क्या कर रहा उसने कि 50 किलो गेहूँ किसी को बेच दिए 1000 रुपये में, मतलब किसान को इसके कितने मिले, 1000 रुपये, ओके। उसके बाद में ये गेहूँ जिससे खरीदे थे, वो खरीदने वाला शख्स था आटा बेचने वाला, उसने 50 किलो गेहूँ को खरीदा, पिसाया, और अब आप ये सोचिए कि वह किसी अगले व्यक्ति को बेचेगा तो क्या उसे 1000 बेचेगा, बिल्कुल नहीं बेचेगा। वह उसे कितने में बेचेगा, 1200 में, क्योंकि उसकी कुछ लागत भी तो आई होगी, जहाँ पर चक्की वगैरह पिसाई होगी, कुछ लागत ज़रूर आई होगी। तो आटा जो है वो गेहूं के बराबर तो नहीं मिलता है, कुछ ज़्यादा महंगा मिलता है। ये आटा जो क्या करेगा, किसी बेकरी वाले को बेचता है, ठीक है, किसी बेकरी वाले को बेचता है। वह बेकरी वाला क्या करता है, इसके ब्रेड बनाता है, और इसी 50 किलो के जितने भी ब्रेड बन रहे, क्या उसे 1200 में बेचेगा, बिल्कुल नहीं। वह इसे कितने में, ज़्यादा में बेचेगा, मान लेते हैं हम कितने में, 1500 में बेच रहा है। अब आप देखेंगे कि गेहूं में बदलाव हुए, गेहूं से आटा बना, ठीक है, और आटे से क्या बना, यहाँ पर ब्रेड बना। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपये ही है आज की रेट, बिल्कुल नहीं। कुल मिला के 500 रुपये का क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, और यही क्या है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। मतलब कुल मिला के आप समझिए कि कोई भी वस्तु, ठीक है, उसके अंतिम रूप में जब आ जाए और आगे उसका कुछ ना किया जा सके, ठीक है। मतलब ये ब्रेड तो अब खाना ही है आपको, अब ब्रेड का तो आप बेच रहे हैं 1500 रुपये, इसके बाद तो अन्य को उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये इस गेहूं का क्या हो गया, एक्चुअल में अंतिम मौद्रिक मूल्य हो गया। अगर जैसे कि और उदाहरण मैं आपको समझाऊं, अगर इसी आटे का कोई यूज़ रोटी बनाने के लिए कर लेता, ठीक है, तो यहीं पर ये इसका क्या हो जाता, अंतिम मौद्रिक मूल्य। मतलब कोई भी वस्तु अगर आगे उसका उपयोग ना बचे, ठीक है, मतलब ये इसका क्या है, बिल्कुल अंतिम उपयोग है, इसके आगे अब इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। मान लेते हैं, जैसे मैं आपको फिर समझाता हूँ, यही गेहूं लेकर अगर कोई दूसरा किसान अपने खेत में बो देता है ना, मान लेते हैं कि किसी ने 50 किलो गेहूं उसी किसान से लिए, अपने खेत में बुआई कर दी, तो यहीं पर 1000 रुपये का क्या हो गया, अंतिम मौद्रिक मूल्य। मतलब किसी भी वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस पर निर्भर करता है कि उसके बाद उसका उपयोग ना किया जा सके, मतलब उपयोग तो किया जा सके लेकिन उसका परिवर्तन ना किया जा सके। अब ब्रेड का आप और क्या परिवर्तन करोगे, हाँ ये मान लेते हैं कि आप ब्रेड है, ब्रेड का सैंडविच बनाकर बेच रहे हैं, तो आप उसी के लगभग 1600 रुपये हो गए। तो वहाँ पर वो सारे जितने भी बने 50 किलो के ब्रेड के सैंडविच, तो ये फिर इसका क्या हो जाएगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य। ये तो मेरा उदाहरण है आपसे, और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कपास भी होता, अगर कपास है तो कपास से वो किसी फैक्ट्री वाले ने खरीदता, ठीक है, फैक्ट्री वाला फिर उसके कपड़े बनाता, कपड़े वाला किसी दुकानदार को देता, और दुकानदार के हाथ में जो उस कपड़े का रेट आता, जो मूल्य आता, वही क्या कहलाता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। ये सब जगह लागू होता है किसी वस्तु में। तो फाइनली अब मैं वापस से लौटता हूँ डेफिनेशन पर, और आप यहाँ पर देखिए, अब डेफिनेशन को हम अच्छे से समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। समझिए, किसी देश की, ठीक है, क्या समझेंगे हम, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, समझ में आ गया, घरेलू मतलब राजनीतिक सीमा, भारत का नक्शा, एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो भारत में लिया जाता, में उत्पादित सभी वस्तुओं, है ना, तो वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या अंतिम मौद्रिक मूल्य, चाहे आप अंतिम कीवर्ड यहाँ यूज करें, यहाँ करें, अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब जीडीपी में जो पैसा काउंट किया जाता है फाइनली, वो कैसा किया जाता है, सबसे लास्ट वाला किया जाता है। अब रही बात सेवाओं की, सेवाओं की स्वाभाविक सी बात है ना,
आप किसी बस में गए, आपने बस कंडक्टर को 100 रुपये दिए, तो ये 100 रुपये क्या होगा, देश की जीडीपी में काउंट हो जाएगा। ओके, आप चाहे बैंक वालों से सर्विस ले रहे हैं तो बैंक वाले क्या करेंगे, जो भी आपकी सर्विस के चार्ज हैं वो जीडीपी में काउंट हो जाएगा। तो चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जीडीपी किसे कहते हैं। तो एक बार इसकी अच्छी सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। और किसी भी देश की इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका एक ही आधार होता है, वो क्या होता है, किसी देश की जीडीपी क्या है। जैसे कि अमेरिका की $20 ट्रिलियन है, भारत की $5.9 ट्रिलियन है, चाइना की $13 ट्रिलियन है। तो ये क्या तय करता है कि कोई देश कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है, वहाँ के लोगों के पास में रहन सहन और कैसी सुविधा है, क्योंकि पैसा होता है तो सुविधा मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जीडीपी की डेफिनेशन अच्छे समझ में आई होगी। बाकी अगर आपके जो डाउट्स हो वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई होगी यहाँ तक क्लियर। चलिए अब कुछ डाउट्स इसमें शामिल हो जाते हैं हमारे, ठीक है, तो वो डाउट मैं क्लियर करता हूँ। क्या इसमें ना जीडीपी की बात कर रहा हूँ, क्या इसमें भारत के अंदर कार्य कर रहे विदेशियों की आय को शामिल किया जाएगा? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने वहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ किया था, क्या, घरेलू। अब घरेलू सीमा के भीतर मान लेते हैं कि कोई विदेशी व्यक्ति, कोई इंजीनियर आया, भारत में काम कर रहा है, ठीक है, भारत में काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, भारत में ही उसको पैसा मिल रहा है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो भारत में कहीं पर टनल सुरंग बनाने आई है, उसमें अमेरिका से इंजीनियर आए हैं। अब उन इंजीनियरों को पैसा तो हम ही देंगे क्योंकि हमारी सुरंग बना रहे, तो क्या उनकी आय को शामिल करेंगे? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, घरेलू सीमा के अंदर, तो बिल्कुल करेंगे। पर घरेलू सीमा के अंदर चाहे वो कैसे भी पैसा बना रहा हो, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी दुनिया का हो, अगर वो आपकी घरेलू सीमा के भीतर है तो उसे हम क्या करेंगे, जीडीपी में काउंट बिल्कुल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, भारत के अंदर कार्य कर रहे विदेशियों की आय को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद में फिर एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, तो क्या ऐसा है क्या इसमें कि अगर कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है ना, विदेश में कार्य कर रहे भारतीयों को इसमें शामिल किया जाएगा? जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री, सऊदी अरब, कुवैत, अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, क्या वो जो आय कमाते हैं उनको गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। इसका सिंपल सा जवाब कि वो हमारी घरेलू सीमा के भीतर नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो जीडीपी की डेफिनेशन जो है वो आपको क्या होगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आपके डाउट्स अंत के रूप में क्लियर हो गए होंगे कि जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर जीडीपी आपका सभी का कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे भी धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। दूसरा आता है हमारा जीएनपी। ओके, जीडीपी हम समझ चुके हैं, दूसरा है हमारा जीएनपी क्या होता है। अब देखिए, इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जीएनपी को हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। वहाँ पर घरेलू की जगह एक शब्द क्या प्रयोग होगा इसमें, नेशनल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये तो डेफिनेशन जीडीपी की है, आपने थोड़ी देर पहले जो जीडीपी पढ़ाया उसकी डेफिनेशन भी तो यही है, लेकिन डिफरेंस समझिए। डिफरेंस ये है कि जीएनपी में कुछ फॉर्मूला काम करता है। वो फॉर्मूला क्या है कि जीएनपी बराबर जो आपकी जीडीपी है, ठीक है, उस जीडीपी में क्या करेंगे हम, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देंगे। समझ में आ रही बात? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जीडीपी समझा, तो जीडीपी में क्या एक चीज़ थी, सिर्फ घरेलू सीमा के भीतर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बदलने वाली है। बदलने वाली क्या है कि जीडीपी में से हम क्या करेंगे, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं उनकी आय को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और विदेश में जो भारतीय लोग आय अर्जित कर रहे हैं उसको हम जोड़ लेंगे। उदाहरण के तहत समझिए, ये एक भारतीय शख्स हैं और एक विदेशी शख्स हैं, ठीक है। अब ये जो जनाब है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मान लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं, यूएसए में काम करते हैं और वहाँ पर 10,000 रुपया क्या करते हैं, महीना कमाते हैं। ओके, 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, मैं रुपये में काउंट कर रहा हूँ, चाहे यूएसए में काम करें। ये विदेशी शख्स हैं जो हमारे देश भारत में काम कर रहे हैं और ये कितना कमा रहे हैं, 8,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। अब जीएनपी में क्या फ़र्क होता है, जीएनपी में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे भारतीय शख्स हैं जो विदेश में पैसा कमा रहे हैं,
इनके 10,000 रुपये को हम बोलेंगे कि लाओ, आप इधर लाओ, ये तो हमारे वाले ने कमाया है, तो ये तो हम हमारे देश में जोड़ेंगे। और कोई विदेशी भारत में काम कर रहा था, उसके 8,000 रुपये, भाई तुम्हारे पैसे तो तुम्हारे देश के इसमें जोड़ना, नहीं भी जोड़ो तो हम तो नहीं जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि तुम विदेशी हो। तो कुल मिला के क्या होता है इसमें कि जो विदेशी भारत में अर्जित आय कर रहे हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। किस में से घटा देते हैं, जीडीपी में से घटा देते हैं। और उसके बाद में जोड़ेंगे किसे, तो जो विदेश में भारतीय जो आय अर्जित कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। मतलब ये जो जनाब है इनको जितना भी पैसा मिल रहा है वो हम हमारे इधर जोड़ लेंगे, और इन जनाब को जितना भी पैसा मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब घटाएंगे, और किस में से घटाएंगे, तो जीडीपी में से घटाएंगे। जब जीडीपी में से घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी आपका पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको जो बात है वो क्लियर हो गई होगी, अच्छे समझ में आ गई होगी कि ये बदलाव क्या होंगे। तो देखिए जीएनपी में क्या आ रहा था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जब आती है राष्ट्र की बात आ जाती तो एक्चुअल में हमारे जो नागरिक हैं, है ना, मतलब कुल मिला के जो हमारे भारत से कॉन्टेक्ट रखते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जो विदेशी हैं उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आशा करते हैं यहाँ तक जीएनपी की आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। जीडीपी आपको क्लियर हो गई होगी तो समझ में आ जाएगी। जीडीपी में ऐसा था, घटा रहे थे, बिल्कुल नहीं घटा रहे थे। यहाँ पर घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी आपका निकल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक थोड़ा सा नया फॉर्मूला और जुड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन आराम से समझिए, मैं आपको बड़े अच्छे समझाऊंगा। जीएनपी बराबर एक और चीज निकल कर आ रही, बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जीडीपी में से हम क्या कर रहे हैं, जो विदेश में भारतीय कमा रहे हैं उनको तो हम जोड़ रहे हैं, जो भारत में विदेशी कमा रहे हैं उनको घटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स माइनस एम, अब इसके मतलब समझ लीजिए आप, है ना। थोड़ा और जीएनपी में हम सुधार करेंगे और कुछ नई चीज़ें निकल कर आई। एक्स बराबर क्या है, बराबर निर्यात से प्राप्त आय एवं भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय एवं भारत को भेजे जाने वाली आय। देखिए एक्स में एक चीज और अलग से जुड़ी है, वो है निर्यात से प्राप्त आय। क्या जुड़ा है, निर्यात से प्राप्त आय। ये तो आपको समझ में आ गया अभी जीएनपी में, कि जीएनपी में हम इसको बिल्कुल काउंट करेंगे जो भारतीय नागरिक विदेश में आय अर्जित कर रहे हैं या विदेश से कोई भी हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, पैसा भेज रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया दो चीजें। एक चीज इसमें क्या निकल कर आई, निर्यात। अब यहाँ पर एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब है आयात मद में व्यय आय और भारत के बाहर भेजे जाने वाली आय। अब भारत के बाहर भेजे जाने वाली आय कौन सी होगी, तो जो विदेशी भारत में रहकर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनकी हम आय को क्या करें, घटा देंगे। लेकिन एक नई चीज निकल करके आई आपके सामने, आयात मद में व्यय। चलिए अब ये आयात निर्यात का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आके बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन आप जाइए मत, रुकिए, वीडियो के एंड तक जब जाएंगे तब चीज़ें क्लियर आप सभी को हो जाएगी। ओके, चलिए तो यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सैमसंग का मोबाइल है और ये रहे आपके गेहूँ। ठीक है, एक को किया आयात, एक को किया निर्यात, यानी कि 10,000 रुपये का हमने क्या किया, यहाँ पर आयात किया है सैमसंग का मोबाइल 10,000 रुपये, मतलब हमने किसको दिए, साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया कंपनी। हमने मान लेते हैं कि 2200 रुपये के ना 1 क्विंटल जो गेहूं है हमने किसको भेजे, साउथ कोरिया को हमने भेजे, और साउथ कोरिया से हमने मोबाइल लिया। अब बात आती है हम जीएनपी में क्या करेंगे। तो देखिए जीएनपी में हम क्या करेंगे, बात किसके आती है, जो देश का सगा कमा रहा हो उसी की बात आएगी। तो हमने आयात किया, हमने क्या किया, दूसरे देश को पैसा भेजा, तो ये इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये जितना भी पैसा है तो स्वाभाविक सी बात है पैसा कहाँ पर चला जाएगा, साउथ कोरिया पे चला जाएगा। तो ये पैसा आपने चाहे भारत में किसी भी कंपनी को दिया हो, कुछ भी किया हो, इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, है ना। मतलब जो आप आयात कर रहे हैं और आयात में जो भी पैसा दे रहे उसको आप क्या करेंगे, जीएनपी में घटा लेंगे। और जो हम निर्यात कर रहे हैं और निर्यात के स्वरूप हमारे पास पैसा आ रहा है, उस पैसे को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यही बात क्या है ऊपर लिखी हुई है कि निर्यात से प्राप्त, है ना। यहाँ पर समझिए प्लस एक्स माइनस एम, इन दोनों का जो भी अंतर निकले वो तो अलग निकलेगा, लेकिन बस इतना समझिए कि इस एक्स को जोड़ेंगे और एम को घटा लेंगे। मैथ्स तो आपको आती होगी, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला कुछ ऐसे निकलेगा कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो हम क्या करेंगे कि जो हम निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, उसे तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और जो आयात कर रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे।
बाकी ये जो है विदेश से आय अर्जित, ये तो मैंने आपको पीछे समझा दिया है। ओके, अब एकदम कूल हो जाइए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आती है, थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको समस्या हो तो एक बार वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चीज़ें सब कनेक्ट होती हैं। आप यहाँ पर समझेंगे, पीछे जीडीपी की डेफिनेशन भूल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम क्या है, आप पेन पेपर लेके बैठिए और समझते जाइए। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको चीज़ें हो गई होगी क्लियर। मैंने आपको अभी तक क्या समझा दिया, जीडीपी और, ठीक है, हाँ, जीडीपी और एनएनपी मैंने आपको समझा दिया। चिंता मत कीजिए, इन सभी का आखिरी में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जब रिवीजन हम करेंगे तो सारी चीज़ें एंड में क्लियर हो जाएगी। अब एक नया टर्म आई है, एनडीपी। अब ये क्या होता है, चलिए इसे समझ लेते हैं हम। एनडीपी को कहते हैं हिंदी में निवल घरेलू उत्पाद, या इसे शुद्ध भी कहते हैं। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, एन का याद रखिएगा। और जब आप इनके अच्छे तरीके से फुल फॉर्म भी याद रखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या, निवल घरेलू उत्पाद, और इसका डेफिनेशन क्या है वो समझिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीडीपी में जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन एवं पूंजी मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब आप कहेंगे कि सर इतना तो समझ रहे थे, अब ये नया झमेला क्या है, और ये मूल्यह्रास वाला कॉन्सेप्ट और घटाने की ये क्या बात है। अभी देर तक तो घटा रहे थे, अब ये क्या चीज़ है, चलिए आराम से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ को समझना होगा, वो होगा मूल्यह्रास। इसका कुछ डेफिनेशन ऐसा बनेगा, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अब ये मूल्यह्रास क्या है, ओके, जीडीपी तो हमने समझा, ठीक है, एनएनपी जीएनपी भी हमने समझा। अब ये एनडीपी में मूल्यह्रास क्या है, चलिए मूल्यह्रास को समझ लेते हैं। देखिए मूल्यह्रास में कैसे समझेंगे आप इस चीज़ को, कि यही वाली बात मैं आपको फिर समझाता हूँ। 50 किलो गेहूँ के 1000 रुपये उसने बेचे मिले, फिर 50 किलो आटा बेचा 1200 रुपये मिले, 50 किलो ब्रेड बेचा 1500 रुपये मिले। ओके, लेकिन क्या आपने इस चीज़ नोटिस करी कि किसान को 1000 रुपये प्राप्त हुए तो क्या ये शुद्ध हैं, मतलब बिल्कुल एक तरीके से सूखे हैं, क्या उसके किसी के लेने देने नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। किसान ने जब गेहूँ उगाए होंगे तो उसमें जुताई का पैसा लगा होगा, बुआई का पैसा लगा होगा, खाद का पैसा लगा होगा, स्वाभाविक सी बात है इनकी भी तो कुछ राशि होगी। और जब ये राशि 1000 रुपये में से घटेगी तब जाके क्या होगा, शुद्ध मूल्य उसे प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि जुताई बुआई सबके उसे कितने लगे, 250 रुपये लगे ऑल ओवर साल भर में। तो जब 1000 रुपये में से 250 रुपये घटाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेंगे कितने, 750। तो ये 750 उस किसान के क्या हैं, शुद्ध आए हैं, बिल्कुल। अब उसके पास में 750 रुपये शुद्ध हैं, उसके किसी के लेने देने नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। जब ये आटा बना होगा, ठीक है, जब ये आटा बना होगा तो क्या ऐसे ही बन गया होगा, इसके लिए उसने जो चक्की है उसका प्रयोग किया होगा। अब वह चक्की साल भर में घिसती भी ज़रूर होगी। इसके अलावा और चीज़ अगर हम समझे तो उसका बिजली बिल भी लगा होगा, इसे घिसावट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है कि चीज़ें जो घिसाई होती है उसका पैसा उसमें से काट लिया जाता है। तो क्या 1200 रुपये शुद्ध होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इन 1200 में से वो क्या करेगा, बिजली का बिल भी चुकाएगा, बिजली का बिल चुकाएगा। अगर मशीन में कुछ खराबी हुई साल भर में तो उसका भी क्या करेगा, वो पैसा देगा। तो 1200 रुपये शुद्ध नहीं होंगे। मान लेते इसके सब 200 रुपये खर्चा हो गया, तो 1000 रुपये उसके क्या हुए, शुद्ध आय हुई। सेम यहाँ पर भी बात करेगी, तो यहाँ पर भी बात ये होगी कि वह क्या करेगा, उपकरण तो लाएगा ना भाई। आटे से अगर ब्रेड बना रहा तो उसके लिए कोई मशीन होगी, उसमें भी क्या लगेगा, बिजली बिल लगेगा। तो क्या 1500 रुपये जब बेचेगा शुद्ध मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। शुद्ध उसके भी कुछ घटा घुटा के मान लेते हैं 1200 रुपये। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला उपकरण, बिजली का जो हास है, पिसाई के जो पैसे लगे, जुताई बुआई या खुदाई के पैसे, खाद के पैसे लगे, इसी को हम क्या कहते हैं, हास कहते हैं। क्योंकि आप इसको तो देख ही नहीं रहे, जब इसको देखेंगे तो क्या निकलेगा, शुद्ध चीज़ निकलकर बिल्कुल आपके सामने आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं यहाँ पर और आपको समझा देते हैं कि चीज़ क्या होने वाली है। तो वो ये कि आखिर में जाके फिर से इसको देखिए, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। मतलब साल भर में देश की सीमा में चाहे कितना भी पैसा बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी तो देखिए कि उस साल भर में कुछ कुछ हास तो ज़रूर हुआ होगा। जैसे यहाँ पर हो रहा वैसे हर चीज़ में होगा। मान लेते हैं आप किसी बस की सेवा ले रहे हैं, वो कंडक्टर आपसे 100 रुपये ले रहा है, तो क्या उसके डीजल के पैसे भी उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कहीं पर टायर चेंज किया होगा उसके पैसे भी शामिल होंगे, तब जाके कुछ शुद्ध बचता है।
तो एनडीपी वास्तव में क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एनडीपी समझ में आ गया होगा। मूल्यह्रास, इसे घिसावट भी कहते हैं, डिप्रेशन भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। तो ये क्या हुआ हमारे सामने एनडीपी है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है शुद्ध या सकल। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट हमारा आता है एनएनपी। जब आपको एनडीपी समझ में आ जाएगा तो एनएनपी में कोई दिक्कत नहीं। अगर शुरू के आपके जीडीपी और जीएनपी क्लियर है तो आपको एनडीपी और एनएनपी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो इन एन के फुल फॉर्म है ये भी आप ध्यान रखिएगा। शुरू वाला एन शुद्ध की बात करता है, बीच वाला एन यह बात करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीडीपी। एक्चुअल में यहाँ पर ये बात नहीं आएगी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा आएगा जीएनपी। ओके, हाँ, थोड़ी सी समस्या आती है, उस चीज़ को हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पर आएगी कि जीएनपी जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जब मैंने मूल्यह्रास बता दिया है तो इसका फॉर्मूला तो क्या है, यहाँ पर सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एनएनपी बराबर क्या हो रहा है आपका, जो जीएनपी था। अब जीएनपी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो जीएनपी उसमें से हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास घटा देंगे। इसमें एक चीज़ क्या थी जीएनपी में हमारे, कि जो विदेश में भारतीय काम करे उनके आय को हम जोड़ लेते हैं, जो भारत में विदेशी काम करे उसके आय को हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी समझा। ओके, चलिए अब एक रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैं अंत में समझा देता हूँ कि ये कैसे और क्या होगा। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अब चीज़ें आखिर में क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहली बात थी हमारी जीडीपी को लेकर। देखिए, तो जीडीपी क्या है, देश की घरेलू सीमा के भीतर कोई भी वस्तु एवं सेवा है उसका क्या है, अंतिम मौद्रिक मूल्य है। क्या है, अंतिम मौद्रिक मूल्य है। इसमें घरेलू सीमा के भीतर चाहे विदेशी भी काम कर रहा है उसके आय को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ओके, तो कुल मिला के आप सीधा समझिए, देश की सीमा के भीतर जो भी बने वो सारा किस में आ जाएगा, जीडीपी में। इसका फुल फॉर्म क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या करते हैं हम, जीडीपी के अंदर से जो विदेश में भारतीय काम कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, विदेश भारतीय जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। विदेश में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ देते हैं, और भारत में जो विदेशी काम कर रहे हैं उनकी आय को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये क्या निकलता है आपका, जीएनपी। जब एनडीपी की बात आती तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। और जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास में बता चुका हूँ हर चीज़ की अपनी एक घिसावट होती है, वो क्या कहलाएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। यहाँ पर इस एन का मतलब नेट है और यहाँ वाले एन का मतलब नेशनल है, इस बात को ध्यान रखें। लास्ट होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, आपका हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो आशा करता हूँ फाइनली आपको ये जो चारों डेफिनेशन है वो क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। एक सवाल हमारे सामने बनता है, तो फिर क्या भारत की जीडीपी ज़्यादा है या जीएनपी? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत की जीडीपी ज़्यादा है या जीएनपी ज़्यादा, दोनों में से। चलिए, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आपके मन में आएगा कि सर हमारे यहाँ पर जीडीपी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, आपके मन में आएगा कि सर जीएनपी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर भारत से विदेश में काम करने वाले भारतीय बहुत हैं और जीएनपी में क्या करते हैं, उसका पैसा जोड़ा जाता है, तो ये ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, आप समझिए। भारत की जीडीपी ज़्यादा है बजाय जीएनपी के। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ काम कर रही। आज सैमसंग का मोबाइल हम बाहर से नहीं मंगवाते हैं, या चाइना की चीज़ें तो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि भारत में एप्पल की फैक्ट्री भी है, सैमसंग की फैक्ट्री भी है। आज अमेजन चाहे अपने काम कर रहा है, लेकिन वो सारे रोजगार और पैसा हमें यहीं दे रहा है। चाहे फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का हो, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, यहीं कर रहा है। मतलब भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां इसी देश की घरेलू सीमा के भीतर है। कहाँ पर है? घरेलू सीमा के भीतर है। अब ये सारी घरेलू सीमा के भीतर है और जो भी पैसा बना रही है वो तो जीडीपी में क्या होता है, ऐड होता है। तो हमारे यहाँ पर जो देश में जो विदेशी निवेश है वो इतना ज़्यादा है कि हमारी जीडीपी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। चाहे जीएनपी में
कितने भी विदेशी पैसा कमाकर, है ना, चाहे जीएनपी में कितने भी विदेशी भारतीय पैसा कमाकर भारत को दें, लेकिन वे इतना पैसा नहीं बना पाएंगे जितना इस देश के भीतर की घरेलू सीमा के अंतर्गत बन जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की जो जीडीपी है वो ज़्यादा है बजाय किसके, जीएनपी के। अंत में यहाँ पर एक चीज़ यही कि आप इस सब को नोट्स बनाइए, तसल्ली से समझिए। जहाँ पर दिक्कत हो आप वीडियो को फिर से जाकर देखिएगा, क्योंकि एक बार में समझ में ना आए तो फिर से ज़रूर कोशिश करें, और समझ में आ गया तो सोने पे सुहागा, कोई दिक्कत नहीं। आप नोट्स अपने ज़रूर बनाते चलें ताकि आपकी चीज़ें क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। इसके अलावा अब राष्ट्रीय आय के सिलेबस में दिया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, दूसरा पार्ट बनाऊँगा जहाँ पर हम और चर्चा इसकी करेंगे। चले साथियों, तो मेरा वीडियो जीडीपी जीएनपी के थ्रू यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देन इसके अलावा ये हमारा PSC अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहीं से आप जुड़ जाइएगा। मैं आपका साथी भूपेंद्र चंद्रावत अब यहाँ से चलता हूँ, फिर नए वीडियो में हम हाजिर होंगे, और आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ा गई इकोनॉमी आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।